गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू एस में। आज जो वीडियोज़ है, इस वीडियोज़ में हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके डिस्कस करेंगे आपके साथ, और काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। देखो, रिपोर्ट जब आप देखोगे ना, और इंडिसेस इतने ज़्यादा रिपोर्ट और इंडिसेस हैं कि उसको याद करना और मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो खास करके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार यूपीएससी में टारगेट हो किया जा रहा है क्वेश्चंस, तो वैसे ही रिपोर्ट्स को हमने यहाँ पे पिक किया है जो आपके सामने लेकर के हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स को। पहला जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। देखो, इसमें कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये याद रखना है कि कौन इशू करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये पॉइंट याद रहेगा। याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक है वो है 112 आउट ऑफ 153। 153 कंट्रीज़ में 112 पोजीशन है। प्रीवियस जो भी ये रिपोर्ट आई थी फ्रेंड्स, उसमें इंडिया का पोजीशन जो था वो था 108 आउट ऑफ 149 कंट्री। 149 कंट्री में इंडिया का पोजीशन जो प्रीवियस रिपोर्ट में था वो था 108। ध्यान ये रखना है कि जो रिपोर्ट आता है जो 4 डायमेंशन को ये कवर करता है, 4 डायमेंशन को कवर करता है। जो पहला डायमेंशन जो इसका होता है वो होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। दूसरा जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करता है ये। और तीसरे पॉइंट में ये बात करता है हेल्थ एंड सर्वाइवल को लेकर के। और ध्यान रखना कि हेल्थ और सर्वाइवल वाला जो सेक्शन है ना, इसमें इंडिया की पोजीशन खराब हुई है। जो चौथा इसका डायमेंशन है रिपोर्ट फाइंड आउट करने का, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 है, इंडिया की पोजीशन क्या है, दूसरी बात कौन इशू करता है, और यदि डायमेंशन की बात आपसे किया जाए तो डायमेंशन आपको ध्यान में रखना है 4 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, और तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल को लेकर के, और चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर के। यदि टॉप कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो ध्यान में रखना टॉप कंट्री में आइसलैंड है, उसके बाद आपका नॉर्वे है, और तीसरा है फिनलैंड। जब वर्स्ट कंट्री की बात होती है कि वर्स्ट कंट्री कौन है, तो ध्यान रखना यमन है, इराक है और पाकिस्तान है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब थोड़ा सा हम इंडिया की पोजीशन को देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना कि 4 प्लेस वो स्लिप कर गया है। दूसरी बात कि इंडिया, देखो ध्यान रखना कि इंडिया बिलो द चाइना के पोजीशन से, चाइना से, श्रीलंका से, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, यहाँ तक कि ब्राज़ील, इंडोनेशिया और बांग्लादेश से भी इंडिया का पोजीशन क्या है, नीचे है। तो ध्यान रखिए, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो अब इतना पूरे कंट्री का तो ध्यान में नहीं रखना, लेकिन 2 चीज़ याद रखिएगा, जो कि आपका नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, इससे भी आपकी पोजीशन क्या है, नीचे है, भारत की पोजीशन नीचे है। और वर्स्ट होने का सिचुएशन वही है कि हेल्थ एंड सर्वाइवल वाला जो डायमेंशन है ना, यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। एक चीज़ और रखना कि भारत एक ऐसा देश है, ओनली इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर इकोनॉमिक जेंडर गैप ग्रेटर देन पॉलिटिकल गैप, ठीक है। मतलब कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इकोनॉमिक जेंडर गैप जो है ना वो ज़्यादा है किससे, पॉलिटिकल गैप से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख करके देखना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यूपीएससी का जब PYQ तुम एनालिसिस करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है और उस टॉपिक में क्या कवर करना है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब तो टाइम तो वो है नहीं, अब तो 1 महीना आपके पास बचा है। तो उस केस में जो भी टारगेट है उस टारगेट को पिक करो और उसके अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है उसी को फॉलो अप करो। सेकेंड रिपोर्ट जैसे आप देखोगे कि ग्लोबल कंपटिटिवनेस रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2019 जो है, अब इसके बारे में भी कौन जारी करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्योंकि मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही रिपोर्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जिग्जैक्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए कि 2-3 रिपोर्ट दे दे, बोले कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करती है। तो इस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडिया का पोजीशन क्या है, 68 है आउट ऑफ द 141, ठीक है। 2018 में जो इंडिया का रिपोर्ट था वो था 58 आउट ऑफ 140। सोचो कि कितना डाउन हुआ है, 1010 रैंक जो है इसका क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसमें भी
4 ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसके थ्रू ये कैलकुलेट करते। एक तो इनका है इनेबलिंग इन्वायरमेंट। इनेबलिंग इन्वायरमेंट का मतलब हो गया जैसे स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है कंट्री की, खास करके उसको उसकी जो एबिलिटी है न्यू टेक्नोलॉजी को ग्रैप्स करने की, अडॉप्ट करने की, वो देखा जाता है इनेबलिंग द इन्वायरमेंट। जो दूसरा इसका डायमेंशन था उसमें था ह्यूमन कैपिटल। मान लो हमारा ह्यूमन कैपिटल लाइक ह्यूमन कैपिटल का हेल्थ कैसा है, उसका लेवल ऑफ स्किल कैसा है, ठीक है, ये इसमें मेज़र किया जाएगा। तीसरा जो इसमें डायमेंशन को दिया गया था वो है स्टेट ऑफ मार्केट। स्टेट ऑफ मार्केट थोड़ा सा समझना क्या होता है। देखो स्टेट ऑफ मार्केट का मतलब हो गया कि लेबर के का क्या पोजीशन है, प्रोडक्ट कैसा है, फाइनेंशियल आपका ओवरऑल मार्केट का साइज़ कैसा है, तो ये चीज़ें देखा जाता है स्टेट मार्केट में। और चौथा जो पॉइंट इसमें देखा जाता है वो है इनोवेशन। इनोवेशन इकोसिस्टम, आपके यहाँ जो नए इनोवेशन होता है, जो नए खोज होते हैं, उसका क्या इकोसिस्टम है। जैसे बिजनेस का जो डायमिनिज्म है या इनोवेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पॉइंट को कवर किया जाता है। तो इसमें भी 4 पॉइंट हो गया। पहला हो गया इनेबलिंग इन्वायरमेंट, दूसरा हो गया ह्यूमन कैपिटल, तीसरा हो गया स्टेट ऑफ मार्केट और चौथा हो गया इनोवेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इनोवेशन ऑफ इकोसिस्टम को ध्यान में रखना है। टॉप कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो टॉप कंट्री में आपको ध्यान में रखिएगा सिंगापुर, यूएसए, हांगकांग, ठीक है, नीदरलैंड, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड। तो ये सारे जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इसमें है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो इंडेक्स 2019 में आया था, जिसमें सबसे नंबर 1 पे सिंगापुर, यूएस, हांगकांग। तो इतना तो डिटेल में नहीं जा सकता कि टॉप और बॉटम बताएं, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा याद रखना है कि भारत की क्या पोजीशन है। तो मैं भारत की पोजीशन के यदि मैं बात करूँ तो भारत की पोजीशन में ये याद रखना कि साउथ एशिया में, ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया का साउथ एशिया में, पूरे एशिया में नहीं, साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में अच्छा है। दूसरा ये चेंज याद रखना कि ब्रिक्स कंट्री के जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स कंट्री में देखोगे सेकेंड जो वर्स्ट परफॉर्मर है इसमें आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्रिक्स कंट्री में देखोगे कि सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर है ब्राज़ील के बाद। चाइना का जो पोजीशन है हमारा, वो चाइना का पोजीशन है 28th। और ख़ास करके याद रखना कि ब्रिक्स कंट्री की जब मैं बात करूँ तो टॉप पे है। अब सोचो साउथ एशिया में तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन ब्रिक्स कंट्री की जब इवोल्यूशन होता है तो उसमें सेकेंड वर्स्ट पोजीशन है इंडिया का आफ्टर ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील का सबसे वर्स्ट है और दूसरा पोजीशन आता है इंडिया का, लेकिन चाइना क्या है, फर्स्ट है लेवल अच्छे परफॉर्मेंस में, ये ध्यान में रखिएगा। जो तीसरा जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020। ये भी लेकर के आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका भी देखोगे 5 की डायमेंशन है जिसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाते हैं। पूरा डिटेल में याद नहीं रखना, पर थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन ले करके चला जाए, यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसमें पहला ये लेते हैं हेल्थ की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पे ये बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में ये कहते हैं कि मान लो एजुकेशन तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उसकी एक्सेस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है या नहीं है, ये देखते हैं। तीसरा ये देखते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। चौथा ये बात होता है वर्क का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी कैसा है, वेजेस कैसे, मजदूरी कैसे मिलते, किस कंडीशन में आप वर्क कराते हो उसका कंडीशन कैसा है। और पाँचवा पॉइंट ये डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब हो गया कि जो इंस्टीट्यूशन है उसमें सोशल प्रोटेक्शन कैसा है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो टॉप 5 में ध्यान रखना पहले नंबर पे आता है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और तुम्हारा आइसलैंड हो जाता है, ठीक है। और ये सारे के सारे कंट्री कौन से कंट्री हैं, ये सारे के सारे नॉर्डिक कंट्री हैं, नॉर्डिक नेशन। तो देखो एक प्रीलिम्स क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि नॉर्डिक नेशन कौन कौन से है। तो याद रखना नॉर्डिक नेशन की जब बात होती है तो डेनमार्क आएगा, नॉर्वे आएगा, फिनलैंड आएगा, स्वीडन आएगा और आइसलैंड आएगा। तो नॉर्डिक नेशन की बात यदि यहाँ से एक प्रीलिम्स क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट में 2 पॉइंट याद रखना। एक पॉइंट तो यह याद रखना है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमीज़ की मैं बात करूँ, खास करके गेन किया है मोस्टली तुम देखोगे
खास करके इस एरिया में कि सोशल मोबिलिटी के एरिया में जो गेन किया वो चाइना है, ठीक है, यूएस है, इंडिया भी है इसमें आपका जापान भी है, ठीक है, जर्मनी है, रसिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, ठीक है, और यूके एंड फ्रांस भी है। तो ध्यान रखना कि जो इकोनॉमिक्स का जो स्टैंड है वो गेन करता मोस्टली देखोगे सोशल मोबिलिटी वाले एरिया में। दूसरी बात यहाँ पे एक टर्म और यूज़ किया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है कि जो न्यू फाइनेंसिंग मॉडल फॉर द सोशल मोबिलिटी, कहता है कि न्यू फाइनेंसिंग फॉर सोशल मोबिलिटी। हो सकता है यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि जो न्यू फाइनेंशियल और सोशल मोबिलिटी का कुछ एग्जांपल्स दे दे और इसमें बोले इसमें से कौन कौन से सोशल मोबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। तो ध्यान में यहाँ रखना कि इम्प्रूविंग द टैक्स, यदि टैक्स को तुम इम्प्रूव करते हो ना, वो भी तुम्हारा सोशल मोबिलिटीज़ में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला पॉइंट ये रखेगा इम्प्रूविंग टैक्स प्रोग्रेसिव ऑन पर्सनल इनकम। यदि आप पर्सनल इनकम पे प्रोग्रेसिव इम्प्रूविंग टैक्स करते हो तो ये भी एक तरीका है। दूसरा, पॉलिसीज़ बनाना। यदि आप कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है खास करके वेल्थ कंसंट्रेशन को लेकर के, जो धन जो संचित लोग करते हैं उसको देख करके एड्रेस करते हुए, यदि वेल्थ कंसंट्रेशन को लेकर के, वेल्थ कंसंट्रेशन को लेकर के, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आ जाता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये जो पॉइंट था ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगली जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। इसको भी इशू कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। देखो, ग्लोबल जो रिस्क होता है उसको डिफाइन किया गया है एज ए अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन इवेंट या कोई कंडीशन अनसर्टेन हो, ठीक है। यदि कोई इवेंट या कोई अनसर्टेन कंडीशन अकर होता है तो उसका जो काउज है सिग्निफिकेंट है, जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है खास करके देखोगे बहुत सारे कंट्रीज़ पे या बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ पे भी तुम्हें दिखेगा। अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसका आपको सिर्फ एक पार्टिकुलर सेक्टर पे नहीं दिखेगा, इकोनॉमी पे भी दिखेगा, पॉपुलेशन पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से कहा जाता है कि इसमें 5 जो है ग्लोबल रिस्क को, 5 ग्लोबल रिस्क को इन्होंने टर्मिनाइज किया है, जिसमें से पहला इन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, खास करके फ्लड का सिचुएशन हो। तो ध्यान में रखना कि ग्लोबल रिस्क में 5 ग्लोबल रिस्क में लेके आया है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये भी इसमें लिया गया है। दूसरा लिया गया है आपका क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर। ध्यान में रखिएगा कि क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर को भी लिया गया है, ठीक है। तीसरा यह कहा है कि जो मेजर डिजास्टर लिया है, नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक को भी, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक को भी लिया गया है, सुनामी भी आती है उसको भी, वोल्केनिक इरप्शन को भी लिया गया है, या जियोमैग्नेटिक जो स्टॉर्म्स होते हैं उसको भी लिया गया है। फोर्थ में इन्होंने शामिल किया है मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। देखो, बायोडाइवर्सिटी जो लॉसेस हो रही है ना उसको भी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में डायमेंशन में क्या कहते हैं इसको इंक्लूड किया गया है। पांचवा जो इन्होंने लिया है वो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट डैमेज। देखो कितना ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट डैमेज, तो कितना ज़्यादा इन्होंने ब्रॉडली डिफाइन किया ना। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें इन्होंने एक डिफाइन किया ग्लोबल रिस्क को। उसमें कहा गया कि एन सर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट अकर्स, ठीक है, किस कारण से, उसको होने से यदि मान लो कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंट्रीज़ पे, ठीक है, या किसी इंडस्ट्री पे,
विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो मैंने इसमें बोला कि टॉप 5 ग्लोबल रिस्क में जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया, पहला एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, फिर दूसरा क्लाइमेट एक्शन को भी इन्होंने इंक्लूड किया, जो क्लाइमेट एक्शन का फेल्यूअर है उसको लिया, मेजर नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक हो गया, सुनामी वगैरह हो गया, और जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हो रहा है या इको सिस्टम जो हमारा कोलैप्स हो रहा है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो मरीन हो, तो उसको भी उन्होंने शामिल किया। और ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको भी है, जैसे ह्यूमन मेड में आपको पता ही होगा कि अभी हाल में लेबनान की शहर बेरूट में क्या हुआ कि वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, तो ये सारे को भी इन्होंने क्या किया, इस तरह के इन्फॉर्मेशन से यदि 10 साल विद इन द 10 ईयर्स में यदि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको इन्होंने ग्लोबल रिस्क में फाइंड आउट किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2019। इसको भी कौन जारी करता है? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पोजीशन क्या है इंडिया का? 34 है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़ में। ध्यान में रखिएगा, इसका थीम था ट्रेवल एंड टूरिज्म एट टिपिंग पॉइंट। ट्रेवल एंड टूरिज्म एट ए टिपिंग पॉइंट। ये बेनाइनियल है, हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है। इसके भी इंडिकेटर में 4 डायमेंशन को कवर लिया है। पहला इनेबलिंग एनवायरनमेंट। दूसरा इन्होंने लिया है ट्रेवल एंड टूरिज्म पॉलिसीज़ को। ट्रेवल और टूरिज्म आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर के लिया है। खास करके तीसरा जो देखोगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने शामिल किया है। और चौथा है नेचुरल एंड कल्चरल रैंकिंग। आपका नेचुरल एंड कल्चरल रैंकिंग क्या है उसको भी। इंडिया की जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ध्यान रखना है कि इंडिया ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है, 40 से 34 पे आया है, 42 34 पे 2017 का अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी पॉइंट ये याद रखना है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपटीशन रिपोर्ट को आप अभी जो कर रहे हो इसको आप मेंस के पॉइंट से भी सिर्फ समझ सकते हो कि मान लो जो गवर्नमेंट जो आपका चैप्टर जो जीएस का पेपर है वहाँ पे भी सब रिपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक अगला जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। थोड़ा पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर के आती है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि जो इंडिया का पोजीशन है वो 76 है आउट ऑफ 115 115। जो टॉप परफॉर्मर है, टॉप में देखोगे स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन आपका टॉप में है। इसमें जो कंट्री है उसका जो बेंच मार्क है वो एनर्जी ट्रेंगल की बात करते हैं। यहाँ एक शब्द यूज़ किया गया एनर्जी ट्रेंगल। तो एनर्जी ट्रेंगल की यहाँ पे बात हुई है, जिसमें पहला पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस। एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस, ठीक है, ये चीज़ को देख लेना। दूसरा जो इसमें एनर्जी ट्रेंगल में बात हुई है वो बात हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर के। तीसरा इसमें बात हो गई कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात की है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हुई है। इंडिया का जब मैं पोजीशन की जो मैंने आपको बोला कि 76 है आउट ऑफ 115। ब्रिक्स में देखोगे, ब्रिक्स कंट्री की में देखोगे इंडिया का जो पोजीशन है, इन द ब्रिक्स कंट्री के जो लिस्ट हैं ब्रिक्स देशों में इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकंड है आफ्टर ब्राज़ील के बाद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इसी में टॉपिक है वो टॉपिक है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018। देखो अब ये तो 2018 का रिपोर्ट है, लेकिन ध्यान में ये रखना कि हो सकता है 3-4 रिपोर्ट दे दे, पूछ दे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें से कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करती है। तो ध्यान में रखना ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें इंडिया का पोजीशन 177 था आउट ऑफ 80 कंट्रीज। आर गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा जो रिपोर्ट है वो है इंक्लूसिव को लेकर के, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करती है। ठीक है, इसमें देखोगे इंडिया का पोजीशन है 62 आउट ऑफ 74। इसमें 3 पिलर इंडेक्स है, 3 पिलर इंडेक्स की बात की गई है। 3 पिलर इंडेक्स में क्या आएगा? पहला आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो है इंक्लूजन एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। और तीसरा जो पिलर है उसने कहा
सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। इंडिया की मैं पोजीशन की मैं बात करूं तो इंडिया के पोजीशन में आप देखोगे सेकंड लास्ट है ये एमंग G20 कंट्रीज़ में। G20 कंट्रीज़ में ये सेकंड लास्ट है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 को, उसके बाद एक रिपोर्ट आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2018, ये भी आपका इशू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें 100 कंट्रीज़ को इन्होंने काउंट किया, 100 कंट्रीज़ को ये लेते हैं और करते क्या है कि इस कंट्रीज़ को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसमें से एक होता है, उसका जो क्राइटेरिया है वो है कि लीडिंग कंट्रीज, हाई पोटेंशियल, तीसरा पॉइंट लीगेसी और चौथा है नेसेंट। तो इतना ध्यान में नहीं रखना है, ये पॉइंट नहीं पूछेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हाँ ये याद रहेगा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कौन इशू करता है, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो रिपोर्ट्स थे, खास करके देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी रिपोर्ट लेकर के आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट था उसको ही मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। तो जैसा भी आपको ये सेशन लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स आप मुझे जरूर कीजिएगा। एंड लास्टली मैं ये कहूँगा थैंक्स फॉर दिस सेशन।